सब्सक्राइब कीजिए IS स्टडी सेंटर चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए झारखंड स्पेशल से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। गुड इवनिंग। आज के क्लास में हम लोग जनजाति के अंतर्गत झारखंड की जनजातियों को मैं पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने 5 जनजातियों को पढ़ाया। आज के क्लास में मैं झारखंड की जो आदिम जनजातियां हैं, टोटल 8 आदिम जनजातियां हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड की आदिम जनजातियों के बारे में। सारे जनजातियों, जितनी भी आदिम जनजातियां हैं, आज मैं सारे के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बिरहोर जनजाति के बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में डिटेल से हम लोग देखते हैं। तो यह जो जनजाति है, याद रखिएगा, ये जो बिरहोर जनजाति है मुख्यतः झारखंड में ही पाई जाती है। यह इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो यह जनजाति मूलतः झारखंड राज्य में ही पाई जाती है। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में भी आ चुका है कि वह कौन सी जनजाति है जो झारखंड में मूलतः पाई जाती है। तो बिरहोर जनजाति तथा यह अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। मैं शुरुआती दौर में ही बताया कि आज का क्लास आप लोगों के झारखंड के आदिम जनजातियों की है, जो 8 जनजातियां हैं। तो उसमें से एक आदिम जनजाति यह बिरहोर जनजाति है, और झारखंड में यह जो है मूलतः पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती है, मूलतः झारखंड में यह पाई जाती है। और प्रजातिगत दृष्टिकोण से यह जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। यह जो बिरहोर जनजाति है यह प्रजातिगत दृष्टिकोण से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। और इनकी जो भाषा है, मैं बोल रहा हूं, इनकी जो भाषा है वह बिरहोरी है। याद रखिएगा, बिरहोर जनजाति की जो भाषा है वह क्या है? बिरहोरी है, जो मुंडारी भाषा का एक अंग है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बनेगा, बिरहोर जनजाति की जो भाषा है वह किस भाषा से संबंधित है? तो मुंडारी भाषा से संबंधित है। यह याद रखिएगा कि इनकी जो भाषा है वह मुंडारी भाषा से संबंधित है, या मुंडारी भाषा का ही एक अंग है। अब इसकी जो बिरहोरी भाषा है वह किस परिवार भाषा समूह से है, तो वह देख लेते हैं हम लोग। तो इनकी जो भाषा बिरहोरी है वह ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, याद रखिएगा, इनकी जो बिरहोरी भाषा है वह ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा उप परिवार से संबंधित है। यानी यह जो बिरहोरी भाषा इनकी है वह आती है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह में आती है। और यह जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह है वह किसका अंग है? तो ऑस्ट्रिक भाषा समूह का अंग है। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि बिरहोरी किस भाषा परिवार का अंग है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक, या वहां पे ऑप्शन हो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, तो वो भी सही है, दोनों सही है। ठीक। अब इनकी मान्यता के अनुसार खड़वार और बिरहोर सूर्य के संतान है। यह भी इंपॉर्टेंट है। यह जो बिरहोर जनजाति है, इनके मान्यता के अनुसार ये खुद, यानी बिरहोर जनजाति और खड़वार जनजाति किसकी संतान है? तो सूर्य की संतान है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। बिरहोर शब्द की उत्पत्ति मुंडारी भाषा से हुई है। ये जो बिरहोर जनजाति हम लोग बोल रहे हैं, तो ये बिरहोर शब्द आया कहाँ से? तो यह जो है बिरहोर शब्द, इसकी उत्पत्ति मुंडारी भाषा से हुआ है। मैं शुरुआती दौर में ही बताया कि इनकी जो भाषा है बिरहोरी, वह भी किसका अंग है? मुंडारी भाषा का ही एक अंग है। और इनका जो बिरहोर शब्द है वह भी कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो मुंडारी भाषा से ही उत्पन्न हुआ है, जिसमें इसका मतलब होता है जंगल का आदमी। मुंडारी भाषा में बिरहोर शब्द का मतलब होता है जंगल का आदमी। याद रखिएगा, मुंडारी भाषा में बिरहोर शब्द का मतलब है जंगल का आदमी। और मुंडारी जनजाति को 2 उपवर्गों में रखा जाता है। कितने उपवर्गों में? तो 2 उपवर्गों में रखा जा रहा है। कौन कौन से हैं? पहला है उथलू या भुलिया, दोनों एक ही है, उथलू या भुलिया, मतलब कि यह घुमक्कर होते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहेंगे। और दूसरा है जांघी या थानिया, यह जो है अधिवासी होंगे, यानी एक जगह अस्थिर से रहेंगे, कृषि करेंगे। तो ये दोनों को हम लोग देख लेते हैं। उथलू भुलिया, यानी उथलू या भुलिया जो है घुमक्कर, उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और जांघी या थानिया जो है उसके बारे में भी जानकारी देख लेते हैं। तो उथलू बिरहोर वर्षा ऋतु को छोड़कर सालों भर छोटे छोटे समूहों में जंगल में भोजन की तलाश में घूमते हैं। अभी तुरंत मैंने बताया, यह जो उथलू या भुलिया बिरहोर जनजाति है यह क्या है? घुमक्कर प्रवृत्ति की है। तो यह करती क्या है? वर्षा ऋतु में तो कहीं जा नहीं सकते हैं, क्योंकि परेशानी होगी, तबीयत खराब होने का चांस रहेगा, न रहने के लिए इनको जगह मिलेगी। इसीलिए यह वर्षा ऋतु को छोड़कर बाद बाकी साल का जितना दिन है यह जंगलों में घूमते रहते हैं भोजन की तलाश में। जबकि यह जो जांगी, पहले इसको
जबकि जांघी जो है, यह जांघी या थानिया, यह क्या है, कहीं पे अस्थायी रूप से बस गए हैं। याद रखिएगा, जांघी अस्थायी रूप से बस गए और इनके पास भूमि है और यह खेती करते हैं। यानी उथलू बिरहोर जो है वह सालों भर घूमते रहेंगे वर्षा ऋतु को छोड़ के, जबकि जांघी या थानिया क्या है, एक जगह अस्थिर हो जाएंगे, इनके पास जमीन होगी और यह खेती करेंगे। और इनका बिरहोर जनजाति का जो समाज होगा या परिवार होगा कैसा होगा, पितृसत्तात्मक होगा। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इनका परिवार कैसा है, पितृसत्तात्मक है। बिरहोर जनजाति की जो परिवार है वह पितृसत्तात्मक है। अब इनके जो बस्ती होती है उसे टंडा कहा जाता है। यह भी आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि बिरहोर जनजाति की जो बस्तियां होंगी उसे क्या कहा जाएगा, टंडा कहा जाएगा। मैंने यहाँ सिर्फ बताया कि उनका जो बस्ती है वो टंडा कहला रहा है। अब बस्ती में क्या होते हैं, कुछ बड़े झोपड़ी होंगे, कुछ छोटी झोपड़ियाँ होंगी, ठीक है। कुछ छोटी झोपड़ी है, कुछ बड़े झोपड़ी हैं, तो उनका भी नाम अलग अलग है। देख लेते हैं। बस्ती को तो टंडा कह दिए, और पहले झोपड़ियों को, कॉमन झोपड़ी को क्या बोलेंगे, कुंबा। इनकी जो झोपड़ियां होगी उसे कुंबा या कुड़हड़ कहा जाता है। यह भी आप लोग याद रखिएगा कि बिरहोर जनजाति की बस्ती को टंडा कहा जाता है, और बस्ती में जो झोपड़ियां होंगी, हट जो होता है यानी रहने के लिए उनका निवास जो है झोपड़ी, उसे कुंबा या कुड़हड़ कहा जा रहा है। और इन झोपड़ियों में भी क्या होगी, कुछ छोटी झोपड़ी होगी, कुछ बड़ी झोपड़ी होगी, तो दोनों का अलग अलग नाम है। बड़ी जो झोपड़ी होगी उसे औड़ा कुंबा कहा जा रहा है। याद रखिएगा, झोपड़ियों को कुंबा या कुड़हड़ कहा जा रहा है, और उसमें भी जो बड़ी झोपड़ी है, बड़ी बड़ी झोपड़ियां हैं, उसे औड़ा कुंबा कहा जाएगा, और जो छोटी झोपड़ियां होंगी उसे चू कुंबा कहा जाएगा। ठीक है, मैं फिर से कह दे रहा हूं कि बिरहोर जनजाति में बस्ती को टंडा कहा जा रहा है, और बस्ती के अंदर झोपड़ी होंगी इनके निवास स्थल के रूप में, वह कुंबा या कुड़हड़ कहलाएगा। और झोपड़ियों में कुछ बड़ी झोपड़ियां, कुछ छोटी झोपड़ियां होंगी, तो बड़ी झोपड़ियां ओड़ा कुंबा कहलाती है, और छोटी झोपड़ियां जो है चू कुंबा कहलाती है। इसके अलावे इनमें जो है त्रिभुजाकार झोपड़ियां भी पाई जाती है। ये जो उथलू है, घुमक्कड़ जनजाति वाली, उथलू या भोलिया जो बोलेंगे, बिरहोर जो है, बिरहोर जनजाति जो है, इनकी जो झोपड़ियां होंगी वह त्रिभुजाकार होती है, त्रिभुजाकार होती है, याद रखिएगा। यानी उथलू या भूलिया की जो झोपड़ियां होंगी वह त्रिभुजाकार भी होती है। तो याद रखिएगा, इनकी जो झोपड़ियां हैं वह त्रिभुजाकार कुंबा होती है। मैं इसका बोल रहा हूं, उथलू का। उथलू की जो झोपड़ियां होती है वह त्रिभुजाकार कुंबा भी होती है। अब आगे बढ़ते हैं, इनके निवास स्थल को हम लोग देख लेते हैं कि ये कहां कहां निवास करते हैं झारखंड में। तो हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, गढ़वा, पलामू, लातेहार, सेबू, इन क्षेत्रों में बिरहोर जनजातियां निवास करती है। और इनका जो युवागिरी है उसे गितियोड़ा कहा जाता है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इनका जो युवागिरी है वह क्या कहला रहा है, गितियोड़ा कहला रहा है। इसके अलावा इनका जो गितियोड़ा है उसे और भी नाम से जाना जाता है, गतियोड़ा, गिति जोड़ी। इनका जो युवागिरी है उसे गितियोड़ा भी कहा जाता है, गतियोड़ा भी कहा जाता है, और गिति जोड़ी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा। और इनमें जो है लड़कों के लिए अलग गितियोड़ा होगा, लड़कियों के लिए अलग गितियोड़ा होगा। यानी लड़कों का अलग युवागिरी होगा, लड़कियों का अलग युवागिरी होगा। तो देख लेते हैं, जो लड़कों का गितियोड़ा यानी युवागिरी होगा उसे डोंडा कांठा कहा जाता है। लड़कों का युवागिरी यानी तो गितियोड़ा जो है उसे डोंडा काठा कहा जा रहा है, और लड़कियों का जो गितियोड़ा या युवागिरी होगा उसे डिंडी कुंडी कहा जा रहा है।
तो ये सब इंपॉर्टेंट है, सभी को नोट डाउन आप लोग करें। अब यहाँ पे मैंने जांग के बारे में बताया था। उथलू और जांघी दो तरह के बिरहोर जनजाति में है, इन्हें दो तरह से विभाजित किया गया है, दो उपवर्गों में रखा गया है। तो यहाँ पे जांघी के बारे में देखते हैं। जांग या जांगी बिरहोर कृषक बन गए, उनकी जमीन 3 तरह की होती है। मैंने अभी तुरंत बताया कि यह जो आदिवासी हो गए, यह अस्थाई हो गए, ये जो है भूमि रखने लगे और खेती करने लगे। तो इनकी जो भूमि होगी वह 3 तरह की होगी। यह जो जांघी है, इनकी जमीन 3 तरह की है। पहला है बेरा, जो निम्न भूमि है उसे बेरा कहा जा रहा है। गोड़ा, गोड़ा जो है उच्च भूमि को कहा जा रहा है। और इन दोनों भूमि के बीच का भी कुछ भूमि होगा, उसे बादी कहा जा रहा है। यानी बीच की भूमि, बेरा और गोड़ा के बीच की भूमि को बादी कहा जा रहा है। और ये जो है कारीगर भी है, यह जो बिरहोर जनजाति है यह कारीगर भी है। यह पीतल, तांबे और कांसे की कारीगरी में निपुण होते हैं। यह जो बिरहोर जनजाति के लोग हैं वह पीतल, तांबे और कांसे की कारीगरी में बहुत ही अच्छे होते हैं, निपुण होते हैं। एस.सी. राय, यह नाम आप लोग याद रखिएगा। एस.सी. राय के अनुसार बिरहोरों की 37 गोत्र है, 37 गोत्र है। कितने गोत्र है? 37। किनके अनुसार? तो एस.सी. राय के अनुसार। और इनका जो विवाह होगा वह बहिर्गोत्रीय होगा। अपने गोत्र में ये शादी नहीं करेंगे, दूसरे गोत्र में शादी करेंगे। तो इनका जो विवाह होता है वह कैसा होता है? बहिर्गोत्रीय होता है। और इनमें जो प्रचलित विवाह है वह सदर बापला है। सबसे फेमस शादी जो है इनमें सदर बापला है। और इनमें 10 तरह की शादियां प्रचलित है। याद रखिएगा, कितने तरह की शादियां? 10 तरह की शादियां, जिसमें से मैंने एक सदर बापला बताया। अब आगे सारे शादियों को हम लोग देख लेते हैं इनके। हाँ, अन्य विवाह जो है, पहला है किरिंग जुआई बापला। यह होता है सेवा विवाह। किरिंग जुआई बापला जो है यह सेवा विवाह है। फिर अगला है उदरा उदरी बापला। यह जो है पलायन विवाह है। लड़की जो है लड़का के साथ चले जाएगी, वही पलायन विवाह, उदरा उदरी विवाह कहला रहा है। फिर अगला है गुआ बापला। इसे कहते हैं विनिमय विवाह, यानी खरीद के जो विवाह करेगा उसे जो है गुआ बापला कहते हैं। फिर अगला है बोलो बापला। इसे हठ विवाह कहते हैं। बोलो बापला को हठ विवाह कहा जा रहा है। फिर अगला है सांगा बापला। यह विधवा विवाह है। यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह जो सांगा बापला है यह क्या है? विधवा विवाह है बिरहोर जनजाति में। इसके अलावे नपम बापला, सिपुंदूर, हिरूम, बेंकड़ी, ये सारे शादियां या विवाह इनमें प्रचलित हैं। और सबसे ज्यादा आप लोगों को सांगा बापला याद रखना है, क्योंकि यह विधवा विवाह है। और सबसे प्रचलित विवाह सदर बापला है। ये 2 विवाह आप लोगों को कंठस्थ याद रखना है। और इनके जो सर्वप्रमुख देवता हैं वह सिंहबोंगा है। इनके जो प्रमुख देवता हैं, सर्वप्रमुख देवता हैं, वो कौन है? सिंहबोंगा है। और पारिवारिक देवी देवताओं में हेप्रोम प्रमुख है। प्रश्न बनेगा, बिरहोर जनजाति में पारिवारिक देवी देवताओं में सबसे प्रमुख कौन है? तो हेप्रोम है। हेप्रोम देवता का नाम है, यह सबसे प्रसिद्ध देवता है इनमें। इसके अलावे अन्य देवता हैं ओड़ा बोंगा, कांदो बोंगा, टंडा बोंगा, ये सारे जो है इनके देवता हैं। और इनका जो धार्मिक प्रधान होता है वह गांव का मुखिया भी होता है, वह है नाये। यानी नाये जो है बिरहोर जनजाति में धार्मिक प्रधान भी है, गांव का मुखिया भी है, प्रशासनिक कार्य भी ये करेंगे, सारे कार्य नाये कर रहे हैं। और इस नाये की सहायता के लिए कुछ अधिकारी होंगे, देखते हैं कौन है। उसे बोला जाता है दिगुवाड़ या कोतवाड़। नाये का जो सहायक होगा उसे दिगुवाड़ या कोतवाड़ कहा जा रहा है। और इनका जो मुख्य व्यवसाय है वह है आखेट, खाद्य संग्रह और कृषि। और यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, झारखंड की वह कौन सी जनजाति है जो जड़ी बूटियों के व्यवसाय से संलग्न है? तो वह है बिरहोर जनजाति। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो ये जो बिरहोर जनजाति के लोग हैं यह जड़ी बूटियों के व्यवसाय से भी संलग्न है। अब इनमें जो है मृत्यु के बाद दफनाने की परंपरा है। यह बिरहोर जनजाति में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे दफना दिया जाता है। और यहां पे एक चीज इन लोगों में प्रचलित है, इन लोगों में मान्यता है कि सभी लोगों का एक छाया होता है। याद रखिएगा, इनमें मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक छाया होती है जिसे वे लोग उम्बुल कहते हैं। व्यक्तियों की छाया क्या है? उम्बुल है। मृत्यु के बाद छाया यानी उम्बुल जो है आत्माओं की अदृश्य दुनिया में चली जाती है। ये जो उम्बुल है मृत्यु के बाद आत्माओं की दुनिया में चली जाती है, इनकी मान्यता है। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, मृत्यु के बाद ये दफनाने की क्रिया करते हैं और इनमें एक मान्यता है कि हर एक व्यक्ति में एक छाया होती है जिसे उम्बुल कहा जाता है, और यही उम्बुल जो है मृत्यु के बाद, आदमी के मृत्यु के बाद आत्माओं की दुनिया में चली जाती है। इनका प्रमुख त्यौहार है कड़मा, सोहराय, नवाजों, जितिया और दलई। और इनमें जो प्रचलित नृत्य है यह सब याद रखिएगा। प्रश्न बनेगा कि किस जनजाति में डांग नृत्य किया जाता है? तो बिरहोर जनजाति में। तो इनका जो प्रचलित नृत्य है डांग, लागड़ी और मुदकर, ये जो है इनके प्रचलित नृत्य हैं। इसके अलावे इनमें जो है कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र भी यूज किए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है तुमदा, यानी कि मंदिर का जो ढोल होता है उसे तुमदा कहा जाता है। फिर अगला है तमक, नगाड़ा को बोला जाता है तमक। और इसके अलावा एक और वाद्य यंत्र है प्रमुख में तिरियो, जो कि बांस की बांसुरी होती है। बांसुरी को ये लोग तिरियो बोल रहे हैं। ठीक है, तो बिरहोर जनजाति में इतने ही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जो है असुर जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। तो यह जो है असुर जनजाति आदिम जनजाति के अंतर्गत हम लोग असुर जनजाति को पढ़ रहे हैं। 8 जनजातियों को पढ़ रहा है ना आदिम जनजाति में, उसमें से सबसे पहले हम लोग जो है असुर जनजाति के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे प्राचीन जनजाति जो है असुर जनजाति को माना जाता है, यह याद रखिएगा। प्रश्न बनेगा सबसे जो है प्राचीन जनजाति कौन है? तो असुर जनजाति है। और इनका जो उल्लेख है वह वैदिक ग्रंथों में भी मिलता है। मार्कंड पुराण है, एक सेकेंड, मार्कंड पुराण में जो दुर्गा सप्तशती है उसके द्वितीय अध्याय में इनका उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा, मार्कंड पुराण के दुर्गा सप्तशती में के द्वितीय अध्याय में असुर जनजाति का उल्लेख मिलता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, असुर जनजाति जो है सबसे प्राचीन जनजाति है और इनका जो उल्लेख है वह वैदिक ग्रंथों में भी मिलता है। जैसे मार्कंड पुराण के दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय में इनका जो है उल्लेख प्राप्त होता है। साथ ही साथ इनको जो है हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो से संबंधित भी माना जाता है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो असुर जनजाति है इन्हें हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो से संबंधित माना जा रहा है। और ये जो है असुर जनजाति यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से है। यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न बनेगा असुर जनजाति जो है किस प्रजाति से संबंधित है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से या जाति समूह से संबंधित है। इनकी भाषा जो है असुरी है, याद रखिएगा। इनकी भाषा क्या है? असुरी है, या उसे माले भी कहा जाता है। असुरों की जो भाषा है उसे असुरी या माले भी कहा जाता है, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक यानी आग्नेय भाषा समूह से संबंधित है। इनकी जो भाषा है वह किस भाषा समूह से है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक यानी कि आग्नेय भाषा समूह से यह संबंधित है। प्रश्न बनेगा असुर जनजाति की भाषा क्या है? तो अगर असुरी या माले दोनों हो तो दोनों को टिक मार देना है, या दोनों में से कोई भी हो, असुरी हो या माले हो तो टिक मार देना है आपको। और प्रश्न बनेगा असुर जनजाति की जो भाषा है वह किस भाषा समूह से संबंधित है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक यानी आग्नेय भाषा समूह से वह संबंधित है। और इन्हें जो है असुर जनजाति को पूर्वा देवा भी कहा जाता है। यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बनेगा झारखंड की किस जनजाति को पूर्वा देवा कहा जाता है? तो असुर जनजाति। और इनका परिवार जो है मातृसत्तात्मक है। अभी तक मैंने जितनी भी जनजातियां बताया
उसमें सभी जनजातियों का समाज क्या था, तो पितृसत्तात्मक था। लेकिन ये जो असुर जनजाति है, इसका जो समाज है, इसका जो परिवार है, वह कैसा है, मातृसत्तात्मक समाज है। और इनकी संस्कृति को मय संस्कृति कहा जाता है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। असुर जनजाति की जो संस्कृति है उन्हें किस नाम से जाना जाता है, मय संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और इनकी 3 उपजातियां हैं। असुर जनजाति की जो है 3 उपजातियां हैं, वीर असुर यानी कोल, अगाड़िया असुर और बिरजिया असुर। ये 3 इनकी उपजातियां हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा वीर असुर के बारे में पढ़ा जाता है। इनके 12 गोत्र हैं। असुर जनजाति के जो है 12 गोत्र है, जिसे ये लोग जो है पारिस या पारस कहते हैं। ठीक है, इनका जो 12 गोत्र है, इन्हें ये लोग असुर जनजाति वाले पारिस या पारस कहते हैं। और इनका जो युवागिरी है उसे गिति ओड़ा कहा जाता है। असुर जनजाति का युवागिरी क्या कहलाता है, तो गिति ओड़ा कहलाता है। असुर जनजाति का नृत्य स्थल क्या कहलाता है, अखड़ा कहलाता है। यह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। और इनका असुर जनजाति का जो पेशा है वह पूर्व काल में जो है लोहा गलाने का था, लेकिन वर्तमान में यह जो है कृषक और पशुपालन में भिड़ गए हैं। वर्तमान में यह कृषि करते हैं और पशुपालन में संलग्न हो गए हैं। प्रश्न बनेगा कि प्राचीन काल में असुरों का पेशा क्या था, तो लोहा गलाना था। वर्तमान में क्या है, तो कृषि और पशुपालन है। और इनका असुर जनजाति का जो निवास स्थल है वह है गुमला, लोहरदगा, लातेहार और पलामू। अब इनमें बहिर्गोत्रीय विवाह का प्रचलन है, यानी अपने गोत्र में यह विवाह नहीं करेंगे। तो देख लेते हैं, इनका जो असुर जनजाति का विवाह है वह क्या है, बहिर्गोत्रीय विवाह का प्रचलन है इनमें। और विवाह की जो तिथि है, शादी के लिए कोई ना कोई डेट या तिथि का तो चुनाव किया जाएगा। तो विवाह की जो तिथि का निर्धारण होता है इनका, वह चंद्रकला पर होता है। और इनमें 3 प्रकार के, मुख्यतः 3 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। कौन कौन से हैं? पहला है विधिवत विवाह, जिसमें माता पिता और समाज के समक्ष जो है समारोह के जरिए विवाह किया जाएगा। दूसरा है डाली टका विवाह, यानी कि डाली टका जो है ना, यह वधु मूल्य होता है। असुर जनजाति का वधु मूल्य क्या है? डाली टका। तो डाली टका विवाह है, इसमें वर पक्ष जो है वधु पक्ष को यानी लड़की वाली को कुछ पैसा देगा और उसके बाद शादी होगा। यानी लड़का वाला लड़की पक्ष को कुछ पैसा देगा शादी के लिए, तब जाके जो शादी होगा उसे डाली टका विवाह कहा जा रहा है। और तीसरा है ढोको विवाह। इसमें होता है क्या है, लड़की अपनी मर्जी से जिसके साथ चली जाए, अर्थात दोनों जब सहमति से विवाह करें, यानी कि लव मैरिज, वह क्या है, ढोको विवाह है। असुर जनजाति में लड़की अपने मर्जी से चल गए, लड़का लड़की दोनों एग्री है, शादी हो गया, यह ढोको विवाह है। और इनका वधु मूल्य क्या कहलाता है? डाली टका। अभी तुरंत मैंने बताया कि असुर जनजाति के वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? डाली टका कहा जाता है। और इनमें एक विवाह की अनोखी विधि प्रचलित है। असुर जनजाति में विवाह की एक अनोखी विधि प्रचलित है, जिसे ईदी मी कहा जाता है। इसमें होता क्या है, लड़का लड़की जो है बिना शादी किए एक साथ रहते हैं। लड़का लड़की बिना शादी किए जो है एक साथ रह रहे हैं, जैसे कि आजकल लिव इन में रहा जाता है, यानी कि उन दोनों में शादी नहीं हुआ फिर भी वे दोनों पति पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं, उसे ईदी मी कहा जा रहा है असुर जनजाति में। और कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती है कि इनमें शादी भी करवाई जाती है ईदी मी में। अब कुंवारे जो लड़की लड़कियां होंगे, असुर जनजाति में कुंवारे लड़की या लड़कियां जो है वह उनके लिए एक निषेध होता है। क्या निषेध है वह? तो कुंवारे लड़की या लड़के द्वारा केले के पौधा लगाना वर्जित है, निषेध है उनके लिए। यानी जो भी अनमैरिड बच्चे होंगे यानी लड़का लड़कियां होंगे, उन्हें केले का पौधा लगाना उनके लिए वर्जित है। अब इनमें जो है एक चामबंदी संस्कार प्रचलित है, तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। शिशु की सुरक्षा के लिए जो है उनमें जो है चमड़े की एक थैली बांधी जाती है या चमड़े का एक धागा बांधा जाता है, जो विवाह के समय, जो बच्चा है विवाह के समय जब बड़ा हो गया तो विवाह तो होगा ही, उस समय उस धागे को निकाल लिया जाता है। यही संस्कार जो है चामबंदी संस्कार कहलाता है। यानी कोई शिशु जो है उसकी सुरक्षा के लिए उसके हाथों में या कहीं भी चमड़े का एक धागा बांधा जाएगा, जो उस बच्चे के विवाह के समय हटाया जाएगा। यानी बचपन से बड़े तक वह धागा उसे पहनना ही पहनना है। यही संस्कार चामबंदी संस्कार कहलाता है। और इनका जो सर्वश्रेष्ठ देवता है वह सिंहबोगा है।
असुरों के सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है? तो सिंहबोंगा है। और अन्य देवताओं को देख लेते हैं तो मड़ंगबोंगा, धरती माता, दुआरी, पाटदढ़ा और तुस हुसीत, ये सारे इसके अन्य देवताएं हैं। और इनके जो देवताएं हैं इनकी पूजा के लिए एक पुजारी होंगे जिसे बेगा कहा जा रहा है, यानी इनका जो धार्मिक प्रधान है बेगा है। और इस बेगा की सहायता के लिए एक सहायक होगा जिसे सुबाड़ी कहा जाता है। बेगा का सहायक कौन हो गया? सुबाड़ी हो गया। अब इनके प्रमुख त्योहारों को भी देखते हैं। सरहुल, सोहराय, कथडेली, सरही, कुदसी, नवाखानी। अब इसमें से इनका जो त्यौहार है इसमें से दो त्यौहार आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है सरही और दूसरा है कुदसी। ये दो त्यौहार जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैंने शुरुआती दौर में बताया कि इनका पेशा क्या था? लोहा गलाना। अब इनके जो लोहा उद्योग है, लोहा गलाने के वाले जो उद्योग हैं उनकी समृद्धि के लिए, वो फले फूले, उसके लिए जो त्यौहार मनाया जाता है वह है सरही और कुदसी। यह इंपॉर्टेंट था। अब जैसे मैंने खरवार जनजाति में बताया था कि सुबह का खाना का कुछ नाम था, शाम का खाना का कुछ नाम था, उसी तरह ये असुर जनजाति में भी सुबह के खाने को लोलो, घोटो, जोमकू कहा जाता है। अलग अलग बुकों में अलग अलग तरह के नाम मिलेंगे, मतलब यही नाम होगा मगर स्पेलिंग अलग होगा। जैसे कहीं पे आपको मिलेगा लोलो, घोटू, जोमको, तो आप लोग उससे कंफ्यूज मत होइएगा, नाम याद रखिएगा कि होता क्या है? लोलो, घोटो, जोमकू। सुबह का जो असुर जनजाति में खाना होता है उसे लोलो, घोटो, जोमकू कहा जाता है। फिर शाम का जो खाना है उसे बियारी, घोटो, जोमकू कहा जाता है। और जनजातियों में हड़िया जो है सेवन करना अच्छा माना जाता है। तो असुर जनजाति में हड़िया को बोथा या झरनुई कहते हैं। यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था, मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं। सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन है? तो असुर जनजाति है। वैदिक ग्रंथों में इनकी जो है उल्लेख मिलती है। जैसे कि मैंने बताया मार्कंड पुराण के दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय में, मार्कंड पुराण के दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय में इनका जो है उल्लेख मिलता है। फिर इन्हें जो है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से संबंधित माना गया असुर जनजाति को। इनकी जो प्रजाति है वह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट जाति है। और इनकी जो भाषा है असुर जनजाति की वह क्या है? असुरी माले, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक यानी कि आग्नेय भाषा समूह से संबंधित है। और असुर जनजाति को पूर्वा देवा भी कहा जाता है। और इनका जो समाज है वह मातृसत्तात्मक है, याद रखिएगा। और इनकी जो संस्कृति है उसे मय संस्कृति कहा जाता है। यह 3 उपजातियों में विभक्त है। पहला वीर असुर था जिसे कोल कहा जाता है, फिर आगड़िया असुर और बिरजिया असुर। और इनमें जो है असुर जनजाति में 12 गोत्र पाए जाते हैं जिसे ये लोग जो है पारिस या पारस कहते हैं। इनका युवागिरी, असुर जनजाति का युवागिरी दिओड़ा कहलाता है। इनका नृत्य स्थल अखड़ा कहलाता है। इनका जो पुराने जमाने से पेशा है वह है लोहा गलाना, लेकिन वर्तमान में इनका पेशा कृषि और पशुपालन है। इनका निवास स्थल मैंने बता दिया। इनमें जो है बहिर्गोत्रीय विवाह का प्रचलन है। और इनका जो विवाह होता है, विवाह की तिथि का जो निर्धारण होता है वह चंद्रकला पे होता है। और इनमें 3 तरह की विवाह प्रणाली प्रचलित है, विधिवत विवाह, डाली टका विवाह और डोको विवाह, जिसमें वधु मूल्य, इनमें जो है वधु मूल्य को डाली टका कहा जाता है। और इनमें जो है विवाह की एक अनोखी प्रणाली प्रचलित है जिसे इदिमी कहा जाता है, मतलब कि लिव इन रहना, यानी कि लड़का लड़की बिना शादी किए पति पत्नी के रूप में एक साथ रहते हैं, उसे इदिमी कहा जाता है। और इनमें जो है एक चीज वर्जित है, जो कुंवारे लड़का लड़की होंगे उन्हें केले के पौधे लगाना वर्जित है। और इनमें चामबंदी संस्कार का भी प्रचलन है। चामबंदी मतलब कि चमड़े का एक जो है धागा बांधना, जब बच्चा होता है, जब यानी कि शिशु होता है, उसकी सुरक्षा के लिए उसमें जो है चमड़े का एक धागा बांध दिया जाता है, जो उस बच्चे के विवाह के समय उतारा जाएगा, बीच में कभी नहीं उतारा जाएगा। और इनके जो सर्वश्रेष्ठ देवता है सिंहबोंगा है। फिर अन्य देवताओं के बारे में बताया। और इनके जो पुजारी होंगे वह बेगा कहलाते हैं। और पुजारी का सहायक यानी बेगा का सहायक सुबाड़ी है। और इनका जो प्रमुख त्यौहार था मैंने उसके बारे में बताया। और यहाँ पे 2 प्रमुख त्यौहार सरही और कुदसी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह लोहा गलाने के पेशे से संबंधित है। तो लोहा गलाने के लिए जो उद्योग होगा उसकी समृद्धि के लिए जो त्यौहार मनाएंगे वही सरही और कुदसी है। इनका सुबह का खाना लोलोट, घोटो, जोमकू कहलाएगा। शाम का खाना बियारी, घोटो, जोमकू कहलाएगा। और हड़िया को ये लोग बोथा या झरनुई कहते हैं। अब हम लोग जो है ब्रिजिया जनजाति को देख लेते हैं। ब्रिजिया जनजाति में ब्रिजिया का जो मतलब होता है जंगल का मछली होता है, यह याद रखिएगा। यह जो ब्रिजिया है इसका मतलब होता है
जंगल का मछली। यह भी प्रश्न बन सकता है कि झारखंड के आदिम जनजातियों में किस जनजाति को जंगल की मछली कहा जाता है? तो ब्रिजिया जनजाति को कहा जाता है। अब इनका जो पेशा है ब्रिजिया जनजाति का वह है कृषि। यह भी आप याद रखिएगा कि इनका जो पेशा है, मुख्य पेशा है, क्या है? कृषि है। ब्रिजिया जनजाति का मैं बता रहा हूँ। और यह सदान समुदाय की आदिम जनजाति है। मैंने जब सदान पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि सदान यहाँ के निवासी नहीं है, वह बाहर से आकर यहाँ पे अस्थायी रूप से निवास कर गए। तो ब्रिजिया जनजाति के बारे में भी बोला जा रहा है कि वह किस समुदाय की तरह है? तो सदान समुदाय की तरह है। मतलब कि ये यहाँ के नहीं है, बाहर से आकर यहाँ अस्थायी रूप से निवासी बन गए हैं। और यह आदिम जनजाति है। ब्रिजिया जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति से संबंधित है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि ब्रिजिया जनजाति जो है किस प्रजाति समूह से संबंधित है? तो वह प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति समूह से संबंधित है। और इनकी जो भाषा है वह ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लाइन था। अब इनकी सामाजिक व्यवस्था को देख लेते हैं। तो इनकी जो सामाजिक व्यवस्था है उन्हें दो भागों में बांटा जाता है। ये जो ब्रिजिया जनजाति है इसे सामाजिक व्यवस्था के आधार पर दो भागों में बांटा जा रहा है, मैं बता रहा हूं। पहला कौन है? सिंदुरिया, और दूसरा है तेलिया। तो इसमें देखिए मुख्य अंतर यह है कि सिंदुरिया जो है विवाह के समय सिंदूर का प्रयोग करेंगे, इसीलिए इनका नाम सिंदुरिया पड़ गया। और ये जो तेलिया है यह विवाह के समय तेल का प्रयोग करेंगे, इसीलिए इसका नाम तेलिया पड़ गया। तो सामाजिक व्यवस्था के आधार पर ब्रिजिया जनजाति जो है दो भागों में विभक्त है। पहला सिंदुरिया जो विवाह में सिंदूर का प्रयोग करेंगे, और दूसरा तेलिया जो विवाह में तेल का प्रयोग करेंगे। और यह जो तेलिया है, तेलिया ब्रिजिया, इसे भी दो भागों में बांटा गया है। तो देख लेते हैं, यह तेलिया ब्रिजिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला है दूध ब्रिजिया और दूसरा है रस ब्रिजिया। यहाँ भी आप लोगों के लिए समझने के लिए यह इंपॉर्टेंट है कि दूध ब्रिजिया वैसे तेलिया ब्रिजिया को कहा जा रहा है जो गाय के दूध का सेवन कर रहे हैं केवल। याद रखिएगा, दूध ब्रिजिया क्या करेंगे? गाय के दूध का सेवन करेंगे। ठीक है, यह जो दूध ब्रिजिया है यह केवल गाय के दूध का सेवन कर रहे हैं, जबकि यह जो रस ब्रिजिया है यह दूध तो गाय का यूज कर ही रहे हैं, प्लस गाय का मांस भी यह खाते हैं, इसीलिए इसे रस ब्रिजिया कहा जा रहा है। यही दोनों में मुख्य अंतर है। तो मैंने यहां बताया कि सामाजिक व्यवस्था के आधार पर ब्रिजिया जनजाति को दो भागों में बांटा गया। पहला सिंदुरिया जो विवाह में सिंदूर का प्रयोग कर रहे हैं, दूसरा तेलिया जो विवाह में तेल का प्रयोग कर रहे हैं। और यह जो तेलिया ब्रिजिया है इसे भी दो भागों में बांटा गया। पहला दूध ब्रिजिया, दूसरा रस ब्रिजिया। दूध ब्रिजिया सिर्फ गाय के दूध का सेवन कर रहे हैं, जबकि रस ब्रिजिया गाय के दूध का भी सेवन करते हैं और प्लस गाय के मांस का भी सेवन करते हैं। तो याद रखिएगा, यह जो है गाय के दूध प्लस मांस दोनों का सेवन करते हैं। और इनका जो समाज होता है ब्रिजिया जनजाति का वह पितृसत्तात्मक है। ब्रिजिया जनजाति का परिवार या समाज पूछा जाएगा किस प्रकार का है, तो वह पितृसत्तात्मक प्रकार का है। और यह ब्रिजिया जनजाति के लोग स्वयं को पुंडरीक नाग का वंशज मानते हैं। यह भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा कि झारखंड के आदिम जनजातियों में कौन सी जनजाति स्वयं को पुंडरीक नाग के वंशज मानते हैं, तो ब्रिजिया जनजाति। फिर यहां एक और प्रश्न बनेगा, झारखंड के आदिम जनजातियों में कौन सी जनजाति असुर जनजाति का हिस्सा माना जाता है? किस जनजाति को असुर जाति का हिस्सा माना जाता है? तो वह है ब्रिजिया जनजाति। तो यहाँ यह भी इंपॉर्टेंट है कि यह जो ब्रिजिया जनजाति है उसे असुर जनजाति का ही हिस्सा माना जाता है। विवाह के लिए विसुत यानी अगुआ और हड़िया की परंपरा है। यहाँ पे होता क्या है, शादी जैसे हुआ तो लड़की के पिता जो है एक अगुआ को नियुक्त करेंगे जिसे विसुत कहा जाता है। इसमें शादी के लिए जो अगुआ नियुक्त हो रहा है वह क्या कहलाता है? विसुत कहलाता है। ब्रिजिया जनजाति में अगुआ को विसुत कहा जाता है
और यहाँ पे शादी का स्टार्टिंग जो होगा वह किससे होगा, हड़िया से होगा। लोग बैठेंगे, अगुआ बैठेगा और वहाँ पे हड़िया का सेवन किया जाएगा और फिर शादी का जो है सारा चीज़ का निर्णय लिया जाएगा। और शादी का जो तारीख होता है, डेट होता है, वह 1 साल बाद का तय किया जाता है, याद रखिएगा इसमें। और इनमें बहु विवाह प्रचलित है। ब्रिजिया जनजाति में बहु विवाह प्रचलित है। इसमें लड़के भी एक से अधिक शादी कर सकते हैं, लड़कियां भी एक से अधिक शादी कर सकते हैं। और लड़कियां या औरत जो दूसरी शादी करेगी, औरत जो दूसरी शादी कर रही है उसे सगाइना कहा जाता है। मैं यहाँ औरतों के बारे में बोल रहा हूँ। औरतें जो दूसरी शादी करती है उसे क्या कहा जाता है, सगाइना। ब्रिजिया जनजाति में औरतों के द्वारा दूसरी शादी जो की जाती है उसे क्या कहा जाता है, सगाइना कहा जाता है। इनके प्रमुख त्योहारों को हम लोग देख लेते हैं। इनका जो प्रमुख त्यौहार है सरहुल है, सोहराय, आषाढ़ी पूजा, करम और फगुआ। और इनके जो प्रमुख देवता होते हैं वह सिंगबोंगा है और मरांगबुड़ू है। तो इनके प्रमुख देवता कौन हो गए, सिंगबोंगा और मरांगबुड़ू। और इनका जो सामुदायिक पंचायत होगा उसका जो प्रमुख होगा उसे बैगा कहा जाता है। ब्रिजिया जनजाति में सामुदायिक पंचायत का जो प्रमुख होगा उसे क्या कहा जाता है, तो बैगा कहा जाता है। मैं फिर से बता रहा हूं, ब्रिजिया जनजाति में सामुदायिक पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाएगा, बैगा कहा जाएगा। और इनका जो निवास स्थल है वह गुमला, लोहरदगा और पलामू क्षेत्र में है। अब इनके खान पान को भी देख लेते हैं। तो यह जो है सुबह का खाना, मैं बता रहा हूं सुबह का खाना, ये लोग सुबह के खाने को लुकमा बोलते हैं। फिर जो दोपहर का भोजन या खाना होगा उसे ये लोग बियाड़ी बोलते हैं। और रात का जो खाना होगा उसे कलेवा कहते हैं ये लोग। यानी कि ब्रिजिया जनजाति में सुबह के खाना को लुकमा कहा जा रहा है, दोपहर के खाने को बियाड़ी कहा जा रहा है और रात के खाने को कलेवा कहा जा रहा है। अब इनमें जो है मृत्यु संस्कार में सबका दाह संस्कार और दफन दोनों क्रिया किया जाता है। यानी कि जो शव रहेगा उसे जलाया भी जाएगा और दफनाया भी जाएगा। तो याद रखिएगा, ब्रिजिया जनजाति में शवों का दाह संस्कार और दफन दोनों प्रक्रिया को अपनाया जाता है। और दफन में जैसे कि दाह संस्कार कर दिया गया, जो अस्थियां बचेगी उसे दफनाया जाएगा। और दफनाने के लिए जहाँ पे दफनाया जाएगा उसके याद के लिए कि हाँ यहाँ पे मेरे जो जान परिचय के लोगों का यहाँ पे सब गाड़ा हुआ है या नहीं तो अस्थि गाड़ी हुई है, तो उसके लिए, उसकी स्मृति के लिए वे लोग जो है वहाँ पे एक लंबा पत्थर गाड़ देते हैं जिसे कलबुद कहा जाता है। यानी अस्थियों को जहाँ गाड़ते हैं उसकी स्मृति के लिए एक लंबा पत्थर गाड़ देते हैं ये लोग, जिसे कलबुद कहा जाता है। अगर कोई लोग इसमें कोई मर गया तो सबका दाह संस्कार भी करेंगे और साथ ही साथ दफनाएंगे भी। जब दाह संस्कार कर दिए तो अस्थियों को वह गाड़ेंगे कहीं पे और उसकी स्मृति के लिए कि यहाँ पे वह सबकी अस्थि गाड़ी हुई है, उसके लिए वहाँ पे एक लंबा पत्थर गाड़ देंगे जिसे कलबुद कहा जा रहा है। तो ब्रिजिया जनजाति में ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट थे। अब आगे हम लोग दूसरे जनजाति की ओर बढ़ते हैं, कोरवा जनजाति। यह जो कोरवा जनजाति है यह भी झारखंड की आदिम जनजातियों में एक है और यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। तो प्रश्न बनेगा, कोरवा जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। और इनकी जो भाषा है वह कोरवा है। कोरवा जनजाति की भाषा कोरवा है जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। प्रश्न बनेगा यहाँ पे, कोरवा जनजाति की भाषा कौन है, यह नहीं प्रश्न बनेगा। प्रश्न यहाँ पे यह बनेगा कि कोरवा जनजाति की जो भाषा है वह किस भाषा परिवार से संबंधित है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से वह संबंधित है। और कोरवा जनजाति को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ये जो कोरवा जनजाति है इन्हें 2 वर्गों में मैं कह रहा हूं विभाजित किया जा रहा है। पहला है पहाड़ी कोरवा और दूसरा है डिहाड़िया कोरवा या इसे ही डीहा कोरवा कहा जाता है। तो यह जो पहाड़ी कोरवा है मतलब कि यह पहाड़ पे रहेंगे। यह कहाँ रहेंगे, पहाड़ पे रहेंगे। पहाड़ी कोरवा जो है पहाड़ पे निवास करेंगे और डिहाड़िया कोरवा गांव में निवास करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहां बताया कोरवा जनजाति को 2 भागों में विभाजित किया जा रहा है। पहला पहाड़ी कोरवा जो पहाड़ पे निवास करेंगे और दूसरा है डिहाड़िया कोरवा या डीहा कोरवा जो गांव में निवास करेंगे। अब इनका जो पेशा होता है
वह है शिकार एवं स्थानांतरण कृषि, यानी कि झूम कृषि। यानी इनका पेशा क्या है, यह जो कोरवा जनजाति है इनकी पेशा क्या है, तो शिकार है और स्थानांतरण कृषि है, जिसे स्थानांतरण कृषि को झूम कृषि भी बोला जाता है। और इस स्थानांतरण कृषि को कोरवा जनजाति में बियोड़ा कहा जाता है। यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रश्न बनेगा कोरवा जनजाति में स्थानांतरण कृषि या झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो बियोड़ा के नाम से जाना जाता है। झारखंड में इनका आगमन मध्य प्रदेश से हुआ है। यह भी आप लोगों के लिए प्रश्न है कि कोरवा जनजाति का आगमन झारखंड में कहां से हुआ है, तो मध्य प्रदेश से हुआ है। इनका समाज पितृसत्तात्मक है। कोरवा जनजाति की जो समाज है या परिवार है कैसा है, पितृसत्तात्मक है। और इनका निवास स्थल को हम लोग देख लेते हैं, गढ़वा, पलामू और लातेहार, ये जगह पे यह कोरवा जनजाति के लोग पाए जाएंगे। और इनके जो प्रमुख देवता है वह है सिंगमोंगा। और इनके अन्य देवताओं को भी देख लेते हैं, धरती माई, ग्राम देवता, कुल देवता, रक्सेल, डढ़ा चांडी और सोखा। और इन देवताओं की पूजा के लिए एक पुजारी भी होगा, तो इनका जो पुजारी है वह बेगा कहलाता है। कोरवा जनजाति में पुजारी जो है बेगा कहला रहा है। और ये जो कोरवा जनजाति है इन्हें झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संगठनकर्ता माना गया है। तो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि झारखंड सरकार द्वारा झारखंड की किस आदिम जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता माना जाता है, तो कोरवा जनजाति। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, झारखंड सरकार द्वारा झारखंड की किस आदिम जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता माना जाता है, तो कोरवा जनजाति को माना जाता है। यह शिकारी संग्रहकर्ता है। कोरवा जनजाति जो है शिकारी संग्रहकर्ता है। इस जनजाति को कोलोरियन जनजाति, याद रखिएगा, ये जो कोरवा जनजाति है इन्हें कोलेरियन जनजाति समूह का जनक माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी VBI क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए कि किस आदिम जनजाति को कोलेरियन जनजाति समूह का जनक माना जाता है, तो कोरवा जनजाति को माना जाता है। अब इनमें जो विवाह है वह समगोत्रीय नहीं होगा। इनमें जो विवाह होती है वह बहिर्गोत्रीय होता है। इनमें अपने गोत्र में शादी नहीं होगा, दूसरे गोत्र में शादी होगा। और इनमें जो है विवाह दो प्रकार से संपन्न होता है। तो देख लेते हैं कौन कौन से वे प्रकार हैं। पहला है डोला और दूसरा है चढ़के। तो पहले चढ़के को समझिए। चढ़के मतलब विवाह पत्नी के घर में होता है, यानी वर पक्ष जो है लड़की के घर जाते हैं, जैसे हम लोगों में होता है या नॉर्मली होता है कि बारात जाती है, लड़का पक्ष की ओर से बारात लड़की की ओर जाती है, तो वही चढ़के हो रहा है। मतलब विवाह पत्नी के घर में होगा, यानी वर पक्ष लड़की के घर में जाएंगे शादी के लिए। और डोला में जो है वर के घर वधू को ले जाया जाता है, यानी कि लड़की को लड़के के घर लाया जाएगा, यानी वर के घर में वधू को लेके आया जाएगा, तब जाके शादी होगी। लड़की जो है लड़का के घर आएगी शादी होने के लिए, ठीक है, तो उसे डोला कहा जाएगा। और चढ़के में क्या होता है, बारात जाती है। नॉर्मली जो बारात जाती है उसी को चढ़के बोला जा रहा है। लड़के पक्ष वधू पक्ष लड़की के घर जाएंगे शादी के लिए। और इनका जो प्रमुख त्यौहार है वह देख लेते हैं, कड़मा, चैत्र नवमी, सरहुल। और इनका जो पंचायत है वह मयारी कहलाता है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कोरवा जनजाति में पंचायत क्या कहलाता है, मयारी कहलाता है। कोरवा जनजाति में पंचायत क्या कहलाता है, मयारी। और इनमें जो जैसे कि बच्चा का जन्म हो रहा है उसको प्रसव बोला जाता है, ठीक है। तो जो प्रसव है वह किसके द्वारा करवाया जाएगा, तो दगड़ीन होती है उसके द्वारा प्रसव कराया जाता है, बच्चे का जन्म करवाया जाता है, प्रसव। तो कोरवा जनजाति के अंतर्गत ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, तो आप लोग इसे नोट डाउन करें, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने झारखंड के 8 आदिम जनजातियों में 4 आदिम जनजातियों को पढ़ा। पहला बिरहोर जनजाति को पढ़ा, दूसरा असुर जनजाति को पढ़ा, तीसरा बिरजिया जनजाति को पढ़ा और चौथा कोरवा जनजाति को पढ़ा हम लोगों ने। अब कल की क्लास में जो बचे आदिम जनजातियां हैं, टोटल 8 जनजातियों में 4 आज पढ़ लिए, 4 जो बचा हुआ है कल के क्लास में करते हैं। तो आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कीजिए, नोट्स बनाइए
और एग्ज़ाम जल्द ही आने वाली है आप लोगों का, इसलिए तैयारी में भिड़े रहिए। तो चलिए, थैंक यू, आज की क्लास में यहीं तक।